नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए आज से जो है हम लोग इन्वायरमेंट बेसिक्स का जो पोर्शन है आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के लिए, तो ये जो है हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। और देखिए दोस्तों, अगर आप लोग इस एग्जामिनेशन का आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो देखिए हमने जो है आपका जो आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है, तो इसमें देखिए जो आपका कंप्यूटर बेसिक्स का जो पोर्शन आएगा, इसके साथ में जो इन्वायरमेंट बेसिक्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री और जनरल अवेयरनेस का, तो कंप्लीट यहाँ पे जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है, तो इसका जो है हमने कोर्स लॉन्च किया हुआ है। तो इसके लिए जो आप लोग ऐप डाउनलोड कर लो, सर जी क्लासेस के नाम से है। यहाँ से जाके जो है आप लोग कोर्स में एनरोल होकर अपना अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग इसमें कम्प्लीटली आप लोग अच्छे से कर सकते हो। और देखिए आपके लिए जो है बहुत ही अच्छा मौका है, अभी से ही आप लोग प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि देखिए टाइम जो है आपको इसमें हो सकता है कि मे भी बहुत कम मिले, तो उसके लिए हमने यहाँ पे कोर्स जो है स्ट्रिक्टली एग्जाम के अकॉर्डिंग ही बनाया हुआ है। तो आप लोग जो इसमें इन्वॉल्व होकर अपना प्रिपरेशन आप लोग अच्छे से कर सकते हो। बट देखिए यहाँ पे जो प्राइस मेंशन किया गया है, ये आप लोग पे नहीं करना। अभी देखिए यहाँ पे जो कोर्स पे डिस्काउंट चल रहा है, न्यू ईयर सेल चल रहा है, आप लोग जो है 20% का फ्लैट डिस्काउंट अभी ले सकते हो। आप लोग कूपन कोड अप्लाई करना, तो आपको जो इसमें एडिशनल 20% का भी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और बाकी देखिए जो लोग सिर्फ केवल कंप्यूटर इन्वायरमेंट का भी कोर्स बाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी जो है हमने अलग से ये बना दिया हुआ है। तो आपको जो है ऐप पे जाना है, वहाँ पे अपना सुटेबल कोर्स को सेलेक्ट कर लेना है, और इसके बाद जो है आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन अपना कर सकते हो। और देखिए ये जो है आपके एग्जाम के लिए हमने बनाया हुआ है स्ट्रिक्टली सिलेबस को फॉलो करते हुए, जो कि इन्होंने मेंशन आपका किया हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग पूरा हुआ है। और साथ में आप अलग से पीडीएफ भी बाय करना चाहते हो, जैसे कि आपका कंप्यूटर का हो गया, इन्वायरमेंट का हो गया, या फिर जो फिजिक्स केमिस्ट्री का हो गया, या फिर जनरल अवेयरनेस का हो गया, तो अलग से पीडीएफ भी है जो है हमने आपके लिए बनाया हुआ है। तो आप लोग जैसे प्रिपरेशन करना चाहते हो आप लोग कर सकते हो। सभी का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में आपको मिल जाएगा। और देखिए यहाँ पे जो रहेंगे आपके क्लास चलेंगे, तो वो आपका स्ट्रिक्टली सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेगा, जो कि इन्होंने मेंशन किया हुआ है आपका उसी के अकॉर्डिंग रहेगा आपका। और कोई भी आपका डाउट रहता है आप लोग कमेंट करना, इसका रिप्लाई आपको जरूर देंगे। और साथ में मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी आप लोग संपर्क कर सकते हो। आज से जो है हम लोग इन्वायरमेंट का क्लास कवर करेंगे आपके आरआरबी जेईई एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए इन्वायरमेंट जो है आपका ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग यहाँ पे सिलेबस देख लेते हैं, जो कि इन्होंने मेंशन किया गया था आपका, जो आपको नोटिफिकेशन आया हुआ था, तो उसमें देखिए इन्होंने जो है ये सारे टॉपिक्स आपके मेंशन किए थे। इसमें आप देख सकते हो मेंशन किया गया था बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में, और फिर जो है एडवर्स इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, और साथ में कंट्रोल स्ट्रेटजीज। तो ये सब है आपका। फिर इसके बाद एयर वाटर नॉइज पॉल्यूशन, देयर इफेक्ट एंड कंट्रोल। और फिर इसके बाद आपको है दिया हुआ इन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट का, ग्लोबल वार्मिंग का, एसिड रेन का, और साथ में ओजोन डिप्लेशन का। तो देखिए इन सभी टॉपिक को जो है हम लोग यहाँ पे पूरे डिटेल में कवर करेंगे। यहाँ पे जितने भी मेंशन किए गए हैं ना टॉपिक आपके, इन सबको फोकस करते हुए जो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस स्ट्रिक्टली चलेंगे। और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोग करते चलेंगे, जिससे कि आपका जो है यहाँ पे क्वेश्चन इससे छूटे नहीं। इनफैक्ट जो आपका दिया गया मेंशन किया गया कि 10 मार्क्स का है, तो आप लोग इसमें एटलीस्ट जो है 7 to 8 मार्क्स तो आप लोग जरूर ले आओगे, अगर आप लोग मेरे बताए गए अनुसार चलोगे, और बाकी जो कंटेंट जो हमने आपको दिया हुआ है उसको अगर आप लोग अच्छे से फॉलो करोगे, जो आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं ऐप के अंदर में, जो आपको कोर्स में दिया जा रहा है, तो उससे जो है आपका जरूर इस पे मैक्सिमम स्कोर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और बाकी देखिए यहाँ पे एक हम लोग इसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे सीक्वेंस में, हम लोग यहाँ पे जो है चलेंगे जो इन्वायरमेंट में जो भी सीक्वेंस चलेगा आपका पढ़ाने का सिलसिला जो चलेगा, उसी के अकॉर्डिंग सबको कवर करते चलेंगे। और इनफैक्ट जो आपका सिलेबस चलेगा तो पूरा कंप्लीट आपका चलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले देखेंगे हम लोग इन्वायरमेंट बेसिक्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए जो इन्वायरमेंट जो वर्ड है आपका, तो ये जो इन्वायरमेंट वर्ड है, तो ये डिराइव हुआ है एक ओल्ड फ्रेंच वर्ड से। तो वो वर्ड कौन सा है, तो वो है आपका इन्वायरनल। तो देखिए इसका जो मतलब होता है ना, कि दैट इज सराउंड या फिर इनक्लोज, या कोई एक इनसर्कल्ड एरिया जैसे आप बोल सकते हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक ऐसा सराउंडिंग्स कि जहाँ पे जितने भी लिविंग बींग्स जो होते हैं ना, तो लिविंग बींग्स में आपका जैसे कि ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, इसके अलावा जो प्लांट लाइफ्स हो गए, इसके अलावा जो जो नॉन लिविंग थिंग्स जो एग्जिस्ट करते हैं, तो ये सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर तो रहते ही हैं, वहाँ पे रहते हैं और सरवाइव करते हैं। तो ये सब जो मिल के बनता है ना, तो वही आपका इन्वायरमेंट हो जाता है। तो इससे रिलेटेड जो है आपका जितने भी होते हैं आपके, जैसे कि पेड़ पौधे कुछ भी आपके हो गए, तो सब वो इन्वायरमेंट का ही एक पार्ट होते हैं। तो इससे जो है आप लोग ये भी निकाल सकते हैं निष्कर्ष यहाँ पे, कि जो फिजिकल कंपोनेंट होता है ना आपका अर्थ का, जैसे कि आपका लैंड हो गया, वाटर हो गया,
और इसमें जो है मेन एक इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर होता है इन सभी के लिए जो कि इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है, तो जाहिर सी बात है मैन ही जो है ये पूरे इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करता है या फिर उसको बनाए रखता है या फिर उसको जैसे चाहे वैसे कर सकता है। बाकी ये सब तो लैंड वाटर तो ये तो होते ही हैं, लेकिन मेन जो है इन्वायरमेंट का जो पॉल्यूशन है या फिर इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी इफेक्ट आप देखते होंगे एडवर्स इफेक्ट, तो उन सब के पीछे जो मेन जो रीजन रिस्पॉन्सिबल है तो वो तो मेन तो है ही, हम लोग तो है ही। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा इन्वायरमेंट है ना, तो इसके मेन कंपोनेंट को या फिर इसके कंस्टिट्यूएंट्स कौन कौन से होते हैं। तो देखिए अगर बात करते हैं हम लोग कि जैसे आपने देखा था यहाँ पर कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों एग्जिस्ट करते हैं इन्वायरमेंट के अंदर में, तो इसमें जो फिजिकल एलिमेंट्स होंगे आपके या फिर इसको हम लोग बोलते हैं कि अबायोटिक एलिमेंट, मतलब कि जिसमें कोई जो है लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ये तो रहेंगे ही। दूसरा आपका हो गया बायोलॉजिकल एलिमेंट, मतलब कि जो बायोटिक एलिमेंट्स होंगे जिसमें कि लाइफ जिसमें एग्जिस्ट करती होंगी, तो ये जो है दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं इनके। और बाकी देखिए ये जो एलिमेंट्स है ना यहाँ पे ये सब आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक रहते हैं इंडिविजुअली या फिर कलेक्टिवली एक दूसरे से लिंक रहते हैं यहाँ पे बहुत सारे तरीकों से। अब जैसे कि देखिए हमें निर्भर होना पड़ता है बाकी बहुत सारी चीज़ों पे जो इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करती है, उन्हीं की बदौलत हम हैं और वो जो है हमारे बदौलत है। तो इस तरीके से सभी में आप एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे में रिलेशन तो है ही। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो है एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे फिजिकल कंपोनेंट यानी कि जो अबायोटिक एलिमेंट्स है इन्वायरमेंट के, तो वो कौन कौन से और इन सब के बारे में जो डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो फिजिकल कंपोनेंट यानी कि जो अबायोटिक कंपोनेंट है एलिमेंट्स के, तो इसमें जो है आपके कौन कौन से आते हैं, तो इसमें आपका आता है एटमोसफेयर, जो कि इसमें प्रेजेंस है गैसेस और वेपर का प्रेजेंस है इनके अंदर में। दूसरा आपका है हाइड्रोस्फीयर। तो देखिए हाइड्रो का मतलब ये है, हाइड्रो मतलब जैसे वाटर से रिलेटेड है, तो ये आपका मतलब कि वाटर बॉडीज से हो गया। इसके अलावा दूसरा तीसरा आपका हो गया लिथोस्फीयर। लिथो मतलब होता है कि जो रॉक्स और यानी कि जो मिनरल्स है जो प्रेजेंस है ये सब आ जाएंगे इनके अंदर में। तो यहाँ पे जो है ये सब फिजिकल कंपोनेंट के अंदर में आएंगे। तो यहाँ पे जो है हम लोग सबको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। तो देखिए एटमॉस्फेयर जो है ये हमारे अर्थ सरफेस ये चारों तरफ हर तरफ ये प्रेजेंस है, और इन्हीं की मदद से जो है हम यहाँ पे अच्छे से रह पाते हैं हम लोग और लाइफ जो है पॉसिबल है। अब बाकी देखिए एटमॉस्फेयर का प्रेजेंस होने के चलते इस धरती पे मेन रीजन इसके पीछे क्या है कि यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंस होने के चलते एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है। अब यहाँ देखिए अर्थ ही एकमात्र ऐसा प्लानट है, एक लिविंग प्लानट है यहाँ पर कि जहाँ पे जो एटमॉस्फेयर प्रेजेंस है जिसके चलते हम लोग इजिली यहाँ पे रह पाते हैं। और बाकी देखिए अगर एटमॉस्फेयर की डेंसिटी की अगर बात करें ना हम लोग, तो ये जो है अर्थ सरफेस के नज़दीक आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन आप देखिए जैसे ही अर्थ सरफेस आप ऊपर आप मूव करते जाओगे तो ये जो है डिक्रीज करता जाएगा। तो यहाँ पे मेन चीज़ हमारा ये नहीं है कि एटमॉस्फेयर क्या क्या नहीं है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, तो मेनली आपको इनसे क्वेश्चन पूछा आता है। तो यहाँ पे अगर कंपोनेंट्स बात करें एटमॉस्फेयर की तो इसमें क्या क्या प्रेजेंस होते हैं, तो मोस्टली देखिए इसमें जो है गैसियस प्रेजेंस होता है, मतलब गैस जो है वो प्रेजेंस होते हैं और एटमॉस्फेयर में। तो उसमें मोस्टली कौन कौन सा है तो यहाँ पे सबका डेटा दिया हुआ है, तो आप लोग जो इनको इसी के अकॉर्डिंग याद रखना। तो सबसे पहले देखिए बात करते हैं हम लोग कि नाइट्रोजन है आपका, तो नाइट्रोजन जो है तो बाय वॉल्यूम ये सबसे ज्यादा प्रेजेंस है। तो ये कितना है इसका 78.8% है बाय वॉल्यूम, और वहीं पे बाय वेट की अगर बात करें तो ये है आपका 75.46 ये है। तो इतना परसेंटेज अब दोनों के हिसाब से याद रखना, दोनों में से कोई भी आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा देखिए सेकंड जो मोस्ट अबंडेंट जो गैसेस है तो वो आपका एटमॉस्फेयर के अंदर में, तो वो है आपका ऑक्सीजन है, जो कि 20.95% है बाय वॉल्यूम, और वहीं पे बाय वेट की बात करें तो ये है आपका 23.19%। और उसके बाद और भी बहुत सारे गैसेस है जैसे कि आर्गन हो गया तो ये 0.93% है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है तो 0.04% है। तो ये सब मूल्य इसमें आज आपको मेनली पूछा था नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बारे में ही पूछते हैं कौन कितना क्या है, तो इनका जो परसेंटेज आप लोग याद रख लेना। इसके अलावा देखिए और भी जो गैसेस है इनके भी ट्रेसेस पाए जाते हैं, जैसे कि नियोन, हीलियम हो गया, मीथेन हो गया, क्रिप्टन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इसके साथ में वाटर वेपर। तो ये सब जो है प्रेजेंस है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज आपको याद रखना है कि जो रेडन है ना, तो ये प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी एक बार पूछा गया था, तो आप लोग इसको ध्यान में रखना। और बाकी देखिए हमने आपको बताया था कि जैसे वाटर वेपर है मतलब कि ह्यूमिडिटी जो रहता है तो वही प्रेजेंस रहती है, तो उसको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं हाइग्रोमीटर का, मतलब एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कितनी है, तो उसके लिए यूज होता है इंस्ट्रूमेंट आपका दैट इज हाइग्रोमीटर का। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट बिट्स है जो कि आपको याद रखना है।
अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग साथ में क्वेश्चंस भी करते चलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया था आपका, तो जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि जो आपको हम यहाँ पे करा रहे हैं तो वो जो आपको रिलेवेंट है कि नहीं एग्जाम के अकॉर्डिंग। और यहीं से जो है आपको क्लियरिटी भी होता चलेगा कि जो टॉपिक्स आप कर रहे हो तो क्वेश्चन आपका बन रहा है कि नहीं उससे। तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में आपका कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर इज। तो यहाँ पे परसेंटेज पूछा गया था ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर के अंदर में। अब यहाँ पे देखिए नोटिस करने वाली बात यह है, तो ऑप्शन में आपको मेंशन किया गया वॉल्यूम से रिगार्डिंग है, तो यहाँ पे वॉल्यूम वाला ही आपको जो है करना होगा। और बाकी देखिए बाय वॉल्यूम हमने आपको बताया था कि इसका जो होता है परसेंटेज, तो वह आपका 20.95% है। तो इसमें देखिए बी आपका राइट आंसर। अब यहाँ पे इससे मत होना आप लोग कि 20.95 है, 20.96 है, 94 है, तो इतना थोड़ा बहुत क्लोजनेस चलता है। एग्जैक्ट एकदम ये नहीं कि अब वही एकदम से होना चाहिए यहाँ पे, हो सकता है लेकिन एग्जैक्ट आपको यही दिया रहेगा एग्जामिनेशन में भी। बाकी आप और देखोगे यहाँ पे तो ये सब दूर दूर से कोई भी इसके नज़दीक है भी नहीं। तो यही आपका क्या होगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और वहीं पे पूछता है इसमें आपको बाई वेट, तो जो भी उसका वैल्यू था आपको वही याद रखना था। अगला देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज द सेकेंड मोस्ट एबंडेंट गैस बाय वॉल्यूम इन एटमॉस्फेयर। तो इसमें देखिए ऑप्शन में जो दिया गया है उन दोनों को उनमें से कंपैरिजन आपको करनी है। ऐसा नहीं कि सेकेंड मोस्ट आप जानते हो कि वो तो ऑक्सीजन है, लेकिन अगर मान लीजिए कि ऑप्शन में अगर मान लीजिए कि जैसे वो दिया ही नहीं है तो बाकी जो और होंगे तो वो आपका होगा। हालांकि ये तो रहेगा ही बाय डिफॉल्ट, क्वेश्चन तो उसी टाइप से ही पूछता है यहाँ पे कि अपने से कोई बनाता नहीं है। तो इस तरीके से देखोगे आप लोग यहाँ पे ना, तो सेकेंड मोस्ट जो अबंडेंट गैस है बाय वॉल्यूम, तो इसमें देखिए दिया हुआ आपको नाइट्रोजन भी दिया है, ओजोन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो बाय वॉल्यूम या फिर बाय वेट ही हो तो उसमें आपको ऑक्सीजन तो आता ही है, सेकेंड मोस्ट अबंडेंट गैस। तो ये जो है आपका ऑप्शन सी यहाँ पे। और अगर सबसे मोस्ट अगर अबंडेंट है तो वो आपका नाइट्रोजन है। तो बाकी जो डेटा है तो वो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। अगला देखिए दिया हुआ है कि ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ डैश प्रेजेंट इन द एयर। तो ह्यूमिडिटी जो है तो ये क्या होता है, मतलब अमाउंट ऑफ क्या प्रेजेंस होती है। जैसे कि दिया हुआ डस्ट है, स्मोक है, या कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर वाटर वेपर है। तो देखिए जो है वाटर वेपर जो प्रेजेंट होते हैं एयर में तो वही होता है ह्यूमिडिटी। तो इसका जो है डी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो देख रहे हो ना आप लोग क्वेश्चन जो पूछा गया हुआ आपका, तो वो जो है इन्हीं में से ही आपको देखने को मिलेंगे जो हमने आपको कंटेंट में प्रोवाइड दिया हुआ है, जो कंटेंट हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है ये सब जो है आपको मिल जाएंगे इसी के अंदर में। आप लोग अच्छे से फॉलो करते चलो हमारे लेक्चर, क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा एग्जामिनेशन में। और कोर्स को आप लोग अच्छे से फॉलो करो जो आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं ऐप के अंदर में। तो देखिए अब यहाँ पे जो है एटमॉस्फेयर कंपोजिशन हमने तो देख लिया। अब आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो एटमॉस्फेयर के जो डिफरेंट डिफरेंट जो लेयर्स है, जैसे कि आप जैसे ही हाइट पे आप एबव बढ़ते जाते हो तो कौन सा लेयर पहले आता है, इसके बाद कौन सा होता है। तो इन सब से भी जो है क्वेश्चन आपका पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे जो है दिया हुआ एटमॉस्फेयर के लेयर्स में, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ आपका सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर। तो ये जो है अर्थ सरफेस से जब आप ऊपर आप बढ़ोगे तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको ये दिया हुआ है। तो पहले आपका आएगा ट्रोपोस्फेयर, फिर इसके बाद देखिए आएगा आपका स्ट्रेटोस्फेयर जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो। इसकी जो हाइट भी होती है कि कितना किलोमीटर तक कितना रेंजेस होते हैं। फिर इसके बाद आपका आएगा मेजोस्फेयर, फिर इसके बाद जो है थर्मोस्फेयर आपका आएगा यहाँ पे। फिर इसके बाद आपका आएगा एक्सोस्फेयर, मतलब कि इसके एबव का जो पोर्शन जो होता है। तो यहाँ पे जो है आप देख भी सकते हो कि जैसे जितने भी लाइटनिंग या वेदर रिलेटेड फिनोमिना जो आपका होता है तो वो ट्रोपोस्फेयर के नीचे ही होते हैं, मतलब ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं। और बाकी जो डिस्टेंस है इसकी तो वो आपका अप टू 18 किलोमीटर तक रहता है आपके, मतलब कि ये दिया हुआ रेंज जिसका भी आपको हम बताएंगे यहाँ पे कि कितना क्या रहता है यहाँ पर आपका। और इसके अलावे जो है फिर आपका जैसे स्ट्रेटोस्फेयर है तो ओजोन लेयर की जो परत है आपका इसी में ही है आपका। और बाकी जो एरोप्लेन जो होते हैं उड़ते हैं तो इसी लेयर में होते हैं, मतलब कि यही जो है स्ट्रेटोस्फेयर और जो है ट्रोपोस्फेयर रीजन इसी बीच में जो है एरोप्लेन वगैरह जो है उड़ते हैं। इसके अलावे जो है बात करते हैं हम लोग मेजोस्फेयर में, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होती है तो ये सब अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी देखिए जितने भी वेदर रिलेटेड फिनोमिना आपके होते हैं जैसे कि क्लाउड बनना या फॉग होना या मिस्ट होना, तो ये सब ट्रोपोस्फेयर रीजन में ही होता है। तो यहाँ पे जो है हम लोग देखेंगे इनको। तो देखिए हमने आपको बताया था कि जैसे ट्रोपोस्फेयर जो है तो ये अर्थ सरफेस से सबसे जो नीचे का पार्ट यानी कि जो सबसे लोएस्ट पार्ट है ना एटमॉस्फेयर का, तो वो आपका ट्रोपोस्फेयर ही होता है। और ये वही पार्ट होता है कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं। इसके अंदर में जो है जितने भी जैसे वेदर रिलेटेड फिनोमिना होते हैं जैसे कि क्लाउड आपका हो गया, रेन होना हो गया, स्नो हो गया, तो ये सब इसी में ही होते हैं। और बाकी देखिए ये पार्ट है एटमॉस्फेयर का,
कि जहाँ पे टेम्परेचर जो है आपका तो वो कोल्डर होते ही जाता है, जैसे कि आप अर्थ से आप ऊपर आप बढ़ते जाओगे, डिस्टेंस आप ऊपर से बढ़ते ही जाओगे, इंक्रीज होता जाएगा यहाँ पे। तो कितना होता है यहाँ पे देखिए, पर किलोमीटर के हिसाब से 6.5 डिग्री सेल्सियस जो है ये आपका इंक्रीज होता है। फिर नेक्स्ट देखिए, जो सेकेंड जो लेयर आपका तो वह स्ट्रेटोस्फेयर है। तो ये देखिए जो लेयर है आपका, तो ये ट्रोपो जो पाउज है, मतलब जहाँ पे ट्रोपोस्फेयर एंड होती है उसी को बोलते हैं ट्रोपोपाउज। तो वहां से ऊपर आप जाओगे अप टू 50 किलोमीटर तक का जो रीजन है तो वो आपका होता है स्ट्रेटोस्फेयर का। तो इसमें देखिए ओजोन जो होते हैं ना, O3 जिसका फॉर्मूला ये भी आप लोग याद रखना, तो ये जो है प्रेजेंस होती है इसमें। और बाकी देखिए टेम्परेचर जो है इंक्रीज होती है यहाँ पे, जैसे ही आप इस हाइट से आप एबव आप बढ़ोगे वहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होता है ना तो वो सब जो है इसमें ऑब्जर्व होता है। तो ये सब इसके चलते टेम्परेचर इंक्रीज होती है। फिर अगला देखिए जो लेयर तो आपका मेजोस्फेयर है। तो देखिए यहाँ पे जो टेम्परेचर है ना तो अगेन जो है आपका डिक्रीज करना शुरू करता है, जैसे ही आप जो है ये मेजोस्फेयर का रीजन यहाँ से आप एबव हाइट आप जाते जाओगे यहाँ पे। तो और बाकी देखिए ये जैसे ही बढ़ोगे आप लोग ऊपर में तो टेम्परेचर यहाँ पे जो है क्या करना शुरू होता है, डिक्रीज होना शुरू होता है यहाँ पे, और ये मिनिमम लेवल तक आ जाता है। कितना तक, तो ये जो आपका -90 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। और ये कहाँ पे थी, मेजो पाउज, मतलब कि जहाँ पे मेजोस्फीयर एंड होती है तो उस पोजीशन पे जाके जो है आपका इतना टेम्परेचर हो जाता है। फिर इसके बाद अगला जो है आपका थर्मोस्फेयर या फिर जो आयोनोस्फेयर है। तो देखिए जो थर्मोस्फेयर है तो ये मेजो पाउज, मतलब कि जहाँ पे ये जो लेयर है आपका ये एंड होता है तो वहां से ये आपका लाइक करता है, एग्जिस्ट करता है। और इस रीजन में जो है आपका टेम्परेचर अगेन जो है हाइट के साथ इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ये सब जो है डेटा आप लोग याद रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जैसे हमने आपको बताया था ओजोन लेयर के बारे में, ये जो है आपका स्ट्रेटोस्फेयर रीजन में रहता है आपका यहाँ पर, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इनसे क्वेश्चन थोड़ा पूछा जाता है आपका डीपली में, तो इसके बारे में फिर डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो ओजोन लेयर है या फिर इसको ओजोन शील्ड भी बुलाता है, तो ये वो रीजन है हमारे आज का जो स्ट्रेटोस्फेयर में रीजन में लाई करता है यहाँ पे, कि जो कि सन से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो आता है ना तो उसको ये ऑब्जर्व करता है। ऑलमोस्ट जितने भी आते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑलमोस्ट सबको ऑब्जर्व ये कर लेता है, मोस्टली ऑब्जर्व कर लेता है। तो इसी के चलते जो है हमारा जो लाइफ है पॉसिबल होता है अर्थ सरफेस पे, क्योंकि देखिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है हमारे स्किन के लिए वो काफ़ी जो है हार्मफुल होते हैं। तो अगर ये ऑब्जर्व नहीं होगा तो जाहिर सी बात है हमारे स्किन को इफेक्ट तो होगा ही होगा। तो ओजोन लेयर का प्रेजेंस है, इसी के चलते जो है हम लोग यहाँ पे सुरक्षित है। तो देखिए ओजोन लेयर की बात करते हैं तो ये जो है आपका कितना ऑब्जर्व करता है, तो ये 97 से लेकर 99% जो होता है ना सन से जो मीडियम फ्रीक्वेंसी अल्ट्रावायलेट लाइट जो आती है, जो कि 200 नैनोमीटर से लेकर 350 नैनोमीटर वेवलेंथ तक होती है, तो उन सबको ये ऑब्जर्व कर लेता है। अब बाकी देखिए अगर ये अब नहीं कर पाता तो जाहिर सी बात है कि जो है अर्थ सरफेस पे जो लाइफ है ना तो उन सबको अफेक्ट तो करता ही है। तो इसी के चलते जो है क्या है कि लाइफ सस्टेन है यहाँ पे। अब जो मतलब कि जो ओजोन लेयर है तो वो आपका ट्रैप हो जाता है इसी लेयर के अंदर में, और बाकी जो लाइफ है अर्थ सरफेस पे तो वो पॉसिबल होती है। तो ओजोन लेयर जो है आपका, तो ये मेनली अगर बात करते हैं हम लोग कि स्ट्रेटोस्फीयर रीजन में ये कहाँ पे अधिकतर इसकी डेंसिटी और कहाँ पे कम है, तो मेनली देखिए जो लोअर पोर्शन होता है ना स्ट्रेटोस्फेयर का, इसका जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोअर पोर्शन है स्ट्रेटोस्फेयर का, तो वहाँ पे मोस्टली ये पाया जाता है। और अप्रॉक्सीमेटली बात करें कितना दूरी पे, तो ये देखिए 15 to 35 किलोमीटर एबव अर्थ। तो इतना डिस्टेंस पे जो है ओजोन लेयर आपका मोस्टली होता है। और बाकी देखिए इसके थिकनेस की बात करते हैं तो देखिए जो ओजोन लेयर का जो थिकनेस है तो ये वर्ल्ड वाइड ये वेरी करता है, ऐसा नहीं कि हर जगह उतना ही रहेगा कि जहाँ पे जो है हम जहाँ एग्जिस्ट करते हैं वहीं पे, इसका वेरिएशन होते रहता है। तो जनरली अगर बात करें तो ये देखिए थिनर आपका होता है इक्वेटर पे, और थिकर होता है पोल्स, मतलब पोल्स पे जो है इसकी जो मोटाई जो होती है तो वो ज़्यादा आपका होता है। और थिनर कहाँ होता है, तो इक्वेटर पे होती है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखनी है। और बाकी देखिए स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर प्रेजेंस होने के चलते ही है कि जैसे टेम्परेचर जो होगा तो वो इंक्रीज करता है, जैसे ही हम लोग इसके हाइट के अबव बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो हीट रेडिएशन जो होता है, मतलब कि जो जो हीट आ रहा है सन से और बाकी जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वो ट्रैप हो रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और बाकी देखिए जो ओजोन लेयर की जो थिकनेस है ना, तो इसको मेजरमेंट करने के लिए जो है एक यूनिट होता है, वो आपका होता है डॉप्सन यूनिट। तो ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो है इसका खोज किया था, तो इसी के नाम से इन्हीं के नाम से जो है पड़ा हुआ है डॉप्सन यूनिट्स। तो ये भी आप लोग याद रख लेना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। अब देखिए क्वेश्चन आपका किस तरीके से पूछा गया था इससे रिलेटेड, ये भी हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि ओजोन लेयर थिकनेस इज मेजर्ड इन, तो ओजोन लेयर का जो थिकनेस है वो किस में मेजर किया जाता है। तो देखिए अभी हमने आपको बताया था कि इसका जो
लेयर का जो थिकनेस होता है तो उसको हम लोग मेजर करते हैं डॉप्सन यूनिट्स में। तो इसका डी जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। बाकी देखिए अगला क्वेश्चन है जो कि पूछे गए थे। अब देखिए प्रीवियस ईयर से ही हमने लिया हुआ ये सारा चीज आपका आरआरबी के एग्जाम में जो पूछे गए थे। तो क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर से रिलेटेड यहाँ पे कौन सा करेक्ट है वो आपको बतानी है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होगे अभी ध्यान से देखे होगे तो आप लोग क्वेश्चन को इजिली कर लोगे। दिया हुआ है कि ओजोन लेयर इज बीइंग हाईएस्ट एट इक्वेटर एंड लोएस्ट एट पोल्स। तो ये स्टेटमेंट आप देखो, बाकी आप सभी स्टेटमेंट को देखो, दिया हुआ है क्या, ओजोन लेयर इज बीइंग हाईएस्ट एट पोल एंड लोएस्ट एट इक्वेटर, कि ओजोन लेयर भी यूनिफॉर्म थिकनेस थ्रू आउट द लेयर। तो देखिए यूनिफॉर्म थिकनेस तो होता नहीं है इसका, पूरे जो होती है इसकी, ये तो डिफरेंस होते ही है इसके अंदर में। ओजोन लेयर इज बीइंग यूनिफॉर्म एट इक्वेटर बट नॉन यूनिफॉर्म। देखिए ये यूनिफॉर्म इक्वेटर पे होता है, नॉन यूनिफॉर्म ऐसा हमने भी नहीं बताया था आपको। तो ओजोन लेयर के सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, तो देखिए इक्वेटर पे आपका हाईएस्ट, ये तो होता नहीं है। हाईएस्ट कहाँ पे होता है इसका, पोल्स पे ज्यादा थिकनेस होती है, इक्वेटर पे जो है लोएस्ट होती है। तो यही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि इन द स्ट्रेटोस्फेयर द टेम्परेचर इंक्रीजेज विद एल्टीट्यूड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो स्ट्रेटोस्फेयर में देखिए हमने आपको जैसे बताया था कि टेम्परेचर जो है तो वो एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ जो है टेम्परेचर इंक्रीज होती है। तो ये किसके प्रेजेंस के चलते होती है। तो यहाँ पे देखिए देखो रेडिकल्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HFCs या HFC और इसका ओजोन है। तो देखिए ओजोन लेयर प्रेजेंस होने के चलते ही स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर में टेम्परेचर जो इंक्रीज करता है। तो इसका देखिए डी राइट आंसर है, जो कि ऑलरेडी हमने आपको यहाँ पे भी बताया हुआ है। अगला देखिए दिया हुआ है कि इन स्ट्रेटोस्फेयर द ओजोन कंसंट्रेशन। तो ओजोन का कंसंट्रेशन जो है स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है इंक्रीजेज विद अल्टीट्यूड या फाउंड मैक्सिमम एट मिड एंड डिक्रीजेज अदर साइड, या फिर डिक्रीज विद अल्टीट्यूड या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द स्फीयर। तो देखिए इसके रिगार्डिंग जो है हमने भी आपको बताया था कि मिड में मैक्सिमम आपका होता है, डिक्रीज होता है आपका आइदर साइड में। तो स्ट्रेटोस्फीयर में आप जैसे कि आप ये वाला ग्राफ देखोगे इसका, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे स्ट्रेटोस्फीयर में, तो इसमें आप देखोगे ना यहाँ पे क्या है, इसका मैक्सिमम है। और जैसे आप इधर देखोगे तो ये जो है इसका कम हो रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ओजोन का रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर आपका, कि ये मैक्सिमम मिड में आपका होता है और बाकी आप उसके आप ऊपर या नीचे जाओ तो वो आपका डिक्रीज करता जाता है। तो क्वेश्चन देखिए काफ़ी सिंपल है, अगर आप लोग अच्छे से कवर कर रहे हो जो आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे ऐप के अंदर में जो लेक्चर्स दे रहे हैं, तो आप लोग क्वेश्चन को इजीली कर लोगे। अगला देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि द ऑर्डर ऑफ द लेयर्स ऑफ द एटमोस्फेयर फ्रॉम द अर्थ सरफेस मूविंग अवे फ्रॉम द सरफेस। तो यहाँ पे आपको देखिए ऑर्डर ऑफ लेयर्स के बारे में आपको बताना है। यहाँ पे अर्थ सरफेस से मूव करते हुए आपको जो है ऊपर की तरफ जाना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको क्या आता है, सबसे पहले आपका आएगा यहाँ पे दैट इज ट्रोपोस्फेयर, फिर आपका आएगा स्ट्रेटोस्फेयर, फिर उसके बाद आपका आएगा मेजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर आपका आएगा। तो इस तरीके से सीक्वेंस आपका कौन सा इसमें यही वाला सही है। बाकी देखिए मेजोस्फेयर तो शुरुआत, स्ट्रेटोस्फेयर तो होता नहीं, थर्मोस्फेयर से भी नहीं, ट्रोपोस्फेयर से शुरुआत आपका होता है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ क्वेश्चन आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर मेक रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल। तो कौन सा लेयर है एटमोस्फेयर का कि जहाँ पे रेडियो कम्युनिकेशन जो है पॉसिबल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए देखो ट्रोपोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर, आयोनोस्फेयर है या स्ट्रेटोस्फेयर है। तो देखिए जो आयोनोस्फेयर जो रीजन है तो रेडियो कम्युनिकेशन जो है, तो जैसे कि आयंस जो होते हैं उसमें, तो जो है आपका रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल इस लेयर में आपका होता है। तो इसका 3 राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए कोई ज़्यादा टफ आपका है नहीं, आप लोग अगर अच्छे से कवर करोगे तो आप लोग इजिली कर लोगे। तो यहाँ पे देखिए हमने जो है कंपोनेंट जो था आपका जो कि एटमोस्फेयर का, वो हमने आपको करा दिया है। अब आइए हम लोग यहाँ पे सेकंड जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है आपका फिजिकल कंपोनेंट यानी कि जो अबायोटिक कंपोनेंट है, तो वो है आपका हाइड्रोस्फेयर है, यानी कि वाटर है। तो देखिए जो हाइड्रोस्फेयर है तो इसमें अंदर में वो सारे टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज आ जाएंगे यहाँ पे, जैसे कि ओशियन में जो वाटर्स है, सीज में है, रिवर्स में है, ग्लेशियर्स में है, या फिर जो और जितने भी ग्राउंड वाटर है, तो सभी के सभी जो है इसके अंदर में स्टडी हम करेंगे। तो ये सारे चीज एक ही में आ जाएंगे आपकी। तो हाइड्रोस्फेयर एक कलेक्टिव टर्म आपका होता है जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर है, वो चाहे आइस के फॉर्म में हो या साल्टी वाटर, चाहे कोई भी हो ग्राउंड वाटर हो, तो वो सभी के अंदर में आ जाएंगे। बाकी देखिए अगर बात करते हैं हाइड्रोस्फेयर का ना, तो अर्थ में देखिए जैसे कि अर्थ हमारा जो प्लानेट है, तो उसका जो 70% जो हिस्सा है ना, तो वो जो है आपका कवर किससे, वाटर से है। तो ये ऑलरेडी हम लोग जानते भी है इसके रिगार्डिंग कि हमारा जो 70% ओनली 30% जो है वो लैंड एरिया, बाकी जो सब वाटर बॉडीज के अंदर में है। तो इस तरीके से यहाँ पे वाटर इतना ज़्यादा है आपका, फिर भी वाटर की समस्या, पानी की समस्या बनी रहती है, क्योंकि देखिए
जो मेन प्रॉब्लम है ना इसके साथ में ग्लोबल वाटर सप्लाई का, कि ये जो है नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है। कहीं पे अगर रेगिस्तान ज़्यादा है तो वही पूरे मरुस्थल एरिया, और कहीं पे वाटर बॉडीज है तो लेकिन वहाँ पे जो है ऐसा टेरेन है कि वहाँ पे जो है जैसे कोई यूजफुलनेस उसकी है नहीं। तो ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन के चलते है आपका। फिर वहीं पे देखिए जो तीसरा जो पोर्शन है आपका तो वो है लिथोस्फीयर है, यानी कि जो लैंड एरिया है। तो देखिए लिथोस्फीयर के अंदर में जो है, इसके अंदर में आपके आ जाएंगे जो सॉलिड रॉक जो है जो कि प्लैनेट को कवर करते हैं, तो वो आपके आएंगे इसके अंदर में। इसके साथ में जो क्रस्ट है आपका और जो अपर मोस्ट पार्ट है मेंटल का, तो ये जो है पोर्शन आ जाता है आपका इसके अंदर में। वही चीज़ हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। तो क्रस्ट आपका मतलब कि जो सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग। और जो मेंटल जो है इसके नीचे का जो लेयर होता है उसी के जो ऊपर जो पार्ट है, तो वो उन दोनों को जो कवर करते हैं हम लोग, वो आपका लिथोस्फीयर के अंदर में आता है। इसके साथ में जितने भी माउंटेन्स है, सी फ्लोर्स है, वो सब जो है इसी के अंदर में कवर होंगे। और बाकी देखिए इसको जो है टेक्टोनिक प्लेट्स में भी डिवाइडेड किया गया है यहाँ पे, जो कि आपस में एक दूसरे से मूव करते ही रहते हैं। तो लिथोस्फीयर में आपका ये सारे आपके आ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसी तरीके से टॉपिक वाइज टॉपिक जो है आपका हम यहाँ पे कराते चलेंगे। और आप लोग भी जो है अपने फ्रेंड्स को जो है इनकरेज कर सकते हो स्टडी करने के लिए और कोर्स में एनरोल होने के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो हम आपका अच्छे से कवर कराएंगे इन्वायरमेंट का। और बाकी जो क्वेश्चंस है वो भी आपका साथ साथ में हम कराते चलेंगे, कि जिससे कि आपको आइडिया होता चले कि जो आप कर रहे हो यहाँ पे जो पढ़ रहे हो वो आपका एग्जाम से रिलेवेंट है कि नहीं है, और क्वेश्चन जो है आपका वो बन रहा है कि नहीं। ऐसे तो आप लोग कुछ भी पढ़ लो, बहुत सारा टॉपिक्स है इससे रिलेटेड, बहुत ही लंबा है। तो उन सबको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना नीड है एग्ज़ाम का वही आपको हम यहाँ पे कराएंगे। और बाकी कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि जो है आपका इरिलेवेंट कोई भी चीज़ हो आप लोग उसको पढ़ते चलो। तो चलिए इसी तरीके से क्लास कंटिन्यू रहेगा।